Hello and welcome to all my nearest and dearest students. So today we will start the chapter number 3 class 12 physics current electricity. So आज के लेक्चर में हम क्या क्या देखने वाले हैं? हम देखने वाले हैं एज पर योर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक ईयर 2023-24 जो कि आपका नया सिलेबस है, ठीक है। उसके हिसाब से हम देखेंगे इंट्रोडक्शन पार्ट, देन उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट, उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट्स इन कंडक्टर्स एंड लास्ट में हम देखेंगे ओम्स लॉ इन टुडेस लेक्चर। सो लेट्स स्टार्ट विद द पार्ट ऑफ इंट्रोडक्शन। सो करंट इलेक्ट्रिसिटी अब हम पढ़ने वाले हैं। उससे पहले हमने क्या पढ़ा इन चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2? हमने पढ़ा चार्जेस के बारे में। देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज, ये हमने पढ़ा। हमने पढ़ा कूलम्स लॉ के बारे में, हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, हमने पढ़ा पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। मगर ये सब चीजें जब हम पढ़ रहे थे तब हमें पता था कि यहाँ पे चार्जेस जो है वो रेस्ट पे है। चार्जेस आर इन स्टेडी कंडीशन। चार्जेस जो थे वो रेस्ट पे थे और स्टेडी कंडीशन पे थे। सो दैट्स कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ओके, उस ब्रांच को हम बोल रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक, जहां पे चार्जेस स्टेडी कंडीशन में होते हैं, रेस्ट पे होते हैं, और तब जो उन पे फोर्स लगता है उसके बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ लिया। नाउ इफ दिस चार्जेस आर फ्लोइंग, तो चार्जेस जो है वो दो तरह से फ्लो हम मान के चलेंगे। अगर मान लीजिए चार्जेस जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ फ्लो हो रहे हैं, और अगर चार्जेस कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ फ्लो नहीं हो रहे, मतलब चार्जेस जो है वो एक्सेलरेटेड फॉर्म में है, तो अभी जो चैप्टर है यहाँ पे हम चार्जेस को फ्लो करेंगे, मगर चार्जेस का जो वेलोसिटी रहेगा वो कैसा रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, ठीक है ना। तो चार्जेस जब एक्सेलरेटेड मोशन में आएंगे देन वो हम बाद में पढ़ने वाले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स वेव के अंदर। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे चार्जेस इन मोशन कंस्टिट्यूट एन इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज करंट। करंट का मीनिंग क्या होता है? हिंदी में अगर हम बात करेंगे व्हाट इज करंट, देन इट इज कॉल्ड एज अ धारा, ठीक है ना। कोई भी चीज अगर फ्लो हो रही है तो उसको हम धारा बोलते हैं। मान लीजिए पानी जो है वो फ्लो हो रहा है बहुत बढ़िया से, तो हम उसको बोलते हैं पानी की धारा। उसी प्रकार से अगर इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो एक डायरेक्शन में फ्लो हो रहे हैं तो हम उसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक करंट। ओके, सो क्या हमने कभी इलेक्ट्रिक करंट को देखा है या महसूस किया है अपनी लाइफ में? लाइफ में हमने कभी ना कभी तो इलेक्ट्रिक करंट को महसूस भी किया होगा या फिर आपने देखा तो होगा ही। उसका सबसे कॉमन फिनोमेना कौन सा है? लाइटनिंग। और ये चैप्टर जो है वो ऑलरेडी अपने क्लास 10th में भी पढ़ा हुआ है। लाइटनिंग के बारे में आपको पता है, अगर मान लीजिए जमीन की जो सतह होती है उसके पास से हवा बहुत तेजी से गुजरेगी, तो जो नीचे वाली सतह है वहां पे से इलेक्ट्रॉन कुछ फ्री होके उस एयर के साथ ऊपर की तरफ मूव करेंगे, तो बादलों में ज्यादातर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन जो सतह से निकल के ऊपर चले गए उसकी वजह से नीचे वाली सतह जो है वो पॉजिटिवली चार्ज रहेगी। बादल जो है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएंगे बहुत ज्यादा जब चार्ज इकट्ठा हो जाते हैं, उस वक्त की बात। तो क्या होता है, अगर बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन बढ़ गए बादल में तो वो नीचे की तरफ फ्लो होंगे, क्योंकि उन दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कौन सी होती है? पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा सतह और बादलों के बीच में, और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फ्लो करेंगे बादलों से अर्थ की सरफेस पर, ठीक है ना। उस फिनोमिना को हम बोलते हैं लाइटनिंग। ये हम सब ने देखा है कहीं ना कहीं। सो चार्जेस फ्लो फ्रॉम द क्लाउड्स टू द अर्थ थ्रू द एटमोस्फियर। एटमोस्फियर में ये फ्लो करते हैं। दूसरी बात, क्या जो ये चार्जेस का फ्लो है वो स्टेडी होगा? नहीं, क्योंकि वो अनस्टेडी फ्लो होता है, स्टेडी नहीं होता है। कुछ समय के लिए फ्लो होता है, बाद में रुक जाता है, ठीक है ना। सो फ्लो इज नॉट स्टेडी। मगर इस चैप्टर में हम जो फ्लो के बारे में बात करने वाले हैं वो फ्लो कैसा होगा? वो होगा स्टेडी फ्लो ऑफ चार्जेस।
सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टेडी फ्लो, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, वाटर स्मूथली फ्लोइंग इन अ रिवर, ठीक है, वो एक पानी की धारा होती है उस तरह से, उसी को हम बोलते हैं करंट, उसी को हम क्या बोलते हैं, करंट। मगर यहाँ पे एक दूसरा वर्ड है करंट इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है इलेक्ट्रिक चार्ज जब फ्लो करेंगे, जब इलेक्ट्रिक चार्ज अपना खुद का एक करंट बनाएंगे, ठीक है, अपनी एक धारा बनाएंगे, देन इट्स कॉल्ड एज अ करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो इस चैप्टर में हम करंट इलेक्ट्रिसिटी के काफी सारे फिनोमिना को पढ़ेंगे, ठीक है, काफी सारे रूल्स के बारे में डिस्कशन करेंगे और धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे। सो इस तरह का फ्लो हमें अपनी रोजिंदा जीवन में हमें कहाँ देखने को मिल रहा है। सो इन अवर एवरीडे लाइफ डिवाइसेस हम काफी सारे यूज करते हैं, हमने टॉर्च काफी बार यूज किया होगा, आप लोगों ने भी किया होगा, सेल ड्रिवन क्लॉक जो है वो भी हम यूज करते हैं। तो इन सारे डिवाइसेस में जो करंट फ्लो होता है वो कैसा फ्लो होता है, एकदम स्मूथली और स्टेडी करंट फ्लो होता है, ठीक है। सो दिस इज द पार्ट ऑफ इंट्रोडक्शन। ये इंट्रोडक्शन हमने देख लिया, अब हम देखेंगे पॉइंट नंबर 3.2 इलेक्ट्रिक करंट। और दूसरी बात, अगर आप ये लेक्चर देख रहे हैं तो साथ में आप अपने नोट्स बनाते जाइए, जो मैंने बोर्ड पर लिखा है सब इंपॉर्टेंट चीजें मैं लिखता जाऊंगा शॉर्ट में, ठीक है, तो वो आप अपने नोट्स में उतार लीजिए। और ये जैसे ही मेरा लेक्चर खत्म होगा बाद में आपको क्या करना है, अपनी टेक्स्ट बुक में जो भी दिया हुआ है उसको एक बार पूरा रीड कर लीजिए, टॉपिक 3.1 से लेके 3.4 तक, तो वो आपको सीधा लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाएगा। दैट्स कॉल्ड एज रिवीजन, उसको हम क्या बोलते हैं, रिवीजन, जो काफी जरूरी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैंने यहाँ पे लिखा है वो सब आप लिख लीजिए अपनी बुक में। चलिए इसको मैं हटा रहा हूं। चलिए बच्चों, अब हम देखने वाले हैं टॉपिक नंबर 3.2 इलेक्ट्रिक करंट। तो मान लीजिए मेरे पास कोई कंडक्टर है, या फिर आप इमेजिनेशन कर सकते हैं कि कोई कंडक्टर प्रेजेंट है, और मान लीजिए वो सिलिंड्रिकल फॉर्म में है, कोई कंडक्टर प्रेजेंट है, मान लीजिए ऐसे कोई सिलेंडर है जो कि कंडक्टिंग मटेरियल का है, ठीक है, और इसका आपने कोई रैंडमली क्रॉस सेक्शनल एरिया एज्यूम कर लिया, मान लीजिए यहाँ पे इसका एक क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ठीक है ना, इस एरिया को मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है, और हम पर्टिकुलर टाइम के लिए, कुछ टाइम के लिए अगर इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं तो हमें क्या देखने को मिल रहा है, हमें देखने को मिल रहा है कि मान लीजिए +10 कूलम्ब चार्ज जो है इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से राइट हैंड साइड पे मूव कर रहा है, +5 कूलम्ब चार्ज जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पे मूव कर रहा है, रेंडमली मूव करेगा ना, ठीक है। तो आप मान के चल सकते हैं ना कि नेट चार्ज राइट हैंड साइड पे मूव करेगा ना, क्योंकि राइट हैंड साइड पे ज्यादा चार्ज है, तो राइट हैंड साइड में चार्ज जाएगा कितना जाएगा, 10 - 5, तो राइट हैंड साइड पे जाएगा +5 कूलम्ब। तो ओनली पॉजिटिव चार्ज ही मूव करेंगे ऐसा तो नहीं है, एक्चुअल में पॉजिटिव चार्ज कंडक्टर में मूव ही नहीं कर रहे, ये तो आपको समझाने के लिए दिया है, ठीक है। अभी आप समझ लीजिए, बाद में मैं आपको समझाऊंगा क्यों पॉजिटिव चार्ज मूव नहीं कर सकते, होते ही नहीं है फ्री, ठीक है ना, वो बॉन्डेड होते, बंधे हुए होते। मान लीजिए, अभी मान के चलते, चलिए अभी दूसरे इसी क्रॉस सेक्शनल एरिया में -5 कूलम्ब चार्ज जो है वो राइट हैंड साइड पे गया, -2 कूलम्ब चार्ज जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पे गया, तो एक्चुअल में राइट हैंड साइड में चार्ज कितना गया, -5 इस तरफ, -2 इस तरफ, तो राइट हैंड साइड पे गया -3 कूलम्ब, ठीक है ना। तो राइट हैंड साइड पे टोटल कितना चार्ज गया इतने टाइम पीरियड में, टोटल चार्ज गया +5 - 3, टोटल गया +2 कूलम्ब, समझ में आया। तो अगर आप इसको टेक्स्ट बुक से पढ़ेंगे तो वो बोलेंगे यहाँ पे +Q चार्ज है तो इसको बोल दिया Q+, ये माइनस चार्ज है तो इसको बोल दिया Q-, ठीक है ना, इसको बोल दिया Q-, तो नेट चार्ज कितना हुआ, तो हो गया Q नेट इज इक्वल टू Q+ - Q-, कितना हो गया, +5 - 3, ठीक है ना, ये माइनस माइनस करके प्लस नहीं करना है समझ में आ गया ना, ये ऑलरेडी यहाँ पे -3 दिया हुआ है, ठीक है ना, एक तरह से हमको ऐड ही करना है। तो टोटल 2 कूलम्ब चार्ज जो है वो राइट हैंड साइड पे जा रहा है, इसका मतलब इसमें इस कंडक्टर में से करंट फ्लो हो रहा है। कितना करंट फ्लो हो रहा है, मान लीजिए 2 कूलम्ब चार्ज कितने टाइम के बाद फ्लो हो रहा है वो आपको देखना है। मान लीजिए 50 सेकंड में हो रहा है, 1 मिनट में हो रहा है, 2 मिनट में हो रहा है, 3 मिनट में हो रहा है, कब हो रहा है, कितने टाइम पीरियड में हो रहा है, then it is called as a electric current. So steady
करंट की जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है, करंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल आई के साथ। सो कैपिटल आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। क्यू का यूनिट होता है कूलम्ब, ठीक है, ये हमको पता है, क्यू का यूनिट होता है कूलम्ब, ठीक है, और टाइम जो है वो हम सेकंड में मेजर करते हैं, सेकंड में। तो मान लीजिए कि यहाँ पे जो 2 कूलम्ब चार्ज है उसको फ्लो होने में लगा, मान लीजिए सिर्फ 2 सेकंड लगा, कितना, 2 सेकंड लगा। तो यहाँ पे कितना करंट फ्लो करेगा, यहाँ पे करंट फ्लो करेगा 1 एम्पियर, कितना, 1 एम्पियर। समझ में आ गया? सो दैट इज द डेफिनेशन ऑफ अ करंट, ठीक है। सो द रेट ऑफ चार्ज flowing from a cross sectional area in unit time is called as a current. The rate of charge flowing from a cross sectional area in unit time is called as a current. If मान लीजिए ये तो बहुत स्टेडी करंट के लिए हमने डाल दिया, मगर दूसरा अगर हमें इंस्टेंटेनियस करंट फाइंड करना है, मान लीजिए जो करंट जो है वो अपना वैल्यू चेंज कर रहा है, कभी 2 एम्पियर है, कभी 3 एम्पियर है, कभी 5 एम्पियर है, बढ़ता रहता है, कम होता रहता है, आपको पता है इंस्ट्रूमेंट के हिसाब से कम ज्यादा लगेगा उस पे। तो मान लीजिए हमें कुछ पर्टिकुलर टाइम पे हमें करंट फाइंड करना है, देन इट्स कॉल्ड एज अ इंस्टेंटेनियस करंट। तो कुछ छोटे से टाइम के लिए जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे डेल्टा टी के हिसाब से, ठीक है, डेल्टा टी, और छोटा सा जो चार्ज है वो फ्लो हुआ डेल्टा क्यू। तो अभी हमने क्लास 11th में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि इंस्टेंटेनियस कोई भी चीज फाइंड करनी है तो हमें क्या पुट करना पड़ेगा, लिमिट। तो अगर हम यहाँ पे लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 करेंगे, ठीक है, टाइम को हम बहुत ही कम कर देंगे, छोटा बना देंगे, बहुत ही छोटा, तो ये डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी क्या बन जाएगा, डी क्यू बाई डी टी। तो उसको हम बोलेंगे इंस्टेंटेनियस करंट, ठीक है, इंस्टेंटेनियस करंट। अब इस फॉर्मूले से आपको छोटे छोटे एमसीक्यू पूछ सकते हैं। किस तरह के एमसीक्यू आपको पूछ सकते हैं, मान लीजिए कि मैं आपको पूछूंगा कि मेरे पास एक चार्ज जो है, चार्ज का इक्वेशन मेरे पास है, चार्ज का कोई इक्वेशन है, मान लीजिए ये इक्वेशन है 5t² प्लस 3t प्लस 2, ऐसा कुछ इक्वेशन है, और मैं आपको बोलूंगा मुझे t इक्वल टू 5 सेकंड पे करंट चाहिए। क्या चाहिए, करंट चाहिए। कौन सा मिलेगा, इंस्टेंटेनियस। कौन से टाइम पे, 5 सेकंड पे। तो इसको सोल्व करेंगे हम कैसे, I इज इक्वल टू हम लिख लेंगे डी क्यू बाई डी टी, इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे, 5 तो ऐसे ही रहेगा, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 2t, ठीक है, प्लस 3t का 3 आएगा, प्लस 2 का डिफरेंशिएशन करेंगे हो जाएगा 0। तो ये कितना आ गया मेरे पास, 5 2 जा 10t प्लस 3, t का वैल्यू कितना है 5, तो ये आ जाएगा 50, ठीक है ना, 5 10 जा 50 प्लस 3, तो ये आएगा 53 एम्पियर। समझ में आया? तो इंस्टेंटेनियस करंट अगर आपको आता है तो उस पे से इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है, जिसको आप डिफरेंशिएशन की हेल्प से बहुत ही इजीली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इतना आपको समझ में आ गया यहां तक, ठीक है। तो ये हम याद रखेंगे। उसके बाद ये जो करंट है ये वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी है। तो जनरली हम करंट को एरो से रिप्रेजेंट करेंगे ना। मान लीजिए यहाँ पे एक वायर इस तरह से जा रहा है, दूसरा वायर इस तरफ से आ रहा है, ठीक है, और दोनों ज्वाइंट होके तीसरा वायर मान लो इधर गया। तो अगर मैंने करंट का डायरेक्शन देना है, करंट किस तरफ फ्लो हो रहा है वो तो बताना पड़ेगा ना, तो हम एरो से रिप्रेजेंट करते हैं ना, इस तरह से। आपको समझ में आया? तो डायरेक्शन तो हम दिखा रहे हैं, तो फिर भी ये वेक्टर क्वांटिटी होना चाहिए ना। अगर डायरेक्शन है तो वेक्टर क्वांटिटी होना चाहिए। मगर प्रॉब्लम क्या है कि जब हम करंट का एडिशन करते हैं, मान लीजिए यहाँ पे है 2 एम्पियर करंट, यहाँ पे है 3 एम्पियर करंट, और इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो है, मान के चलते हैं 45 डिग्री। चलो, तो अगर हमने इसको वेक्टर फॉर्म में ऐड किया तो हमें जो यहाँ पे रिजल्ट मिल रहा है वो गलत आ रहा है। वेक्टर एडिशन आपने क्लास 11th में पढ़ लिया। वेक्टर एडिशन में हम इसका रिजल्टेंट अगर निकालेंगे तो किस तरह से आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ ये 2 का स्क्वायर प्लस ये 3 का स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू कॉस 45।
तो इस तरह से जब हमने दोनों का रिजल्ट निकाला तो हमें करंट इतना नहीं मिला, इसलिए जो करंट है वो वेक्टर नहीं है, वो कैसी क्वांटिटी है, स्केलर। इसका रिजल्ट हमें क्या मिला, इसका रिजल्ट हमें मिला 3 + 2 5 एम्पियर। बहुत ही सिंपल सा, सिंपल एडिशन हो गया ना ये। तो करंट के पास डायरेक्शन है मगर वो वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करता, ये हमें याद रखना है। इसीलिए जो करंट है वो कैसी क्वांटिटी है, तो करंट है वो स्केलर क्वांटिटी है। और इसके पास ये जो डायरेक्शन है मगर वेक्टर लॉ फॉलो नहीं करता है, तो उसको हम टेंसर भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, टेंसर क्वांटिटी। मगर ये आपके सिलेबस में भी नहीं है, टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है। तो अभी आपको कोई मान लीजिए एमसीक्यू पूछा गया, उसमें पूछा कि करंट कैसी क्वांटिटी है, स्केलर है या वेक्टर है, या टेंसर भी दिया साथ में, तो पहले आपको टेंसर लिखना है। अगर टेंसर नहीं दिया है तो स्केलर लिखना है, ठीक है ना, ये समझ में आ गया। और बाद में व्हाट इज द यूनिट ऑफ करंट, यहां से अगर हम देखेंगे तो कूलम्ब पर सेकंड आएगा ऐसे सिस्टम में। मगर जो कूलम्ब है वो हमारा फंडामेंटल यूनिट नहीं है। क्लास 11th में आपने पढ़ा था देयर आर 7 नंबर ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स, उसमें से एक था करंट का, ठीक है ना। करंट का जो यूनिट है वो है एम्पियर। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर, इफ इन अ 1 second 1 coulomb of charge is flowing from a conductor cross sectional area, then it's called as a 1 ampere. Okay, ठीक है। So current charge flow in unit time, charge flow in unit time is called as a ampere. So 1 coulomb per second is called as a 1 ampere. ठीक है। तो ये करंट के बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशंस थी। फिर एक्चुअल में करंट कितना हो सकता है, एम्पियर यूनिट जो है वो भी बहुत बड़ा है, क्योंकि हमने ऑलरेडी आगे पढ़ लिया है कि कूलम जो है वो अपने आप में बहुत बड़ा यूनिट है। तो एक्चुअल में हम जो कूलम यूज करेंगे वो अपने डे टू डे लाइफ में, एवरीडे लाइफ में जो यूज करते हैं वो मिली कूलम में होता है, माइक्रो कूलम में होता है। तो करंट भी अपने आप में एम्पियर बहुत बड़ा यूनिट है, मगर हम जो अपने जो इंस्ट्रूमेंट घर पे यूज करते हैं उसमें एम्पियर के फॉर्म में करंट यूज होता है। छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट में मिली एम्पियर में, माइक्रो एम्पियर में भी होता है, ठीक है। मगर जो लाइटनिंग का एग्जांपल हमने देखा इंट्रोडक्शन में, उसमें कितना करंट होगा, उसमें अप्रोक्सीमेटली टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ एम्पियर करंट होता है, बहुत ही ह्यूज करंट होता है, ठीक है। और अगर हम अपनी बात करें, हमारे पास अपनी जो नर्व सिस्टम होती है, हम कुछ सोचते हैं और अपना, मैं मान लो अपना ये हाथ हिला रहा हूं, तो मेरी नर्व सिस्टम में जो सिग्नल आएगा हाथ हिलाने के लिए, वो सिग्नल कितने एम्पियर का होगा, वो माइक्रो एम्पियर के फॉर्म में होगा, ठीक है ना। तो ये था टॉपिक नंबर 3.2 इलेक्ट्रिक करंट। सो इस तरह से आप सब अपने बुक में लिख लीजिए, अपने सुंदर हस्ताक्षर तो नहीं बोलने, हैंड राइटिंग, हस्ताक्षर तो सिग्नेचर होता है, अपने सुंदर हैंड राइटिंग में ये सब लिख लो वीडियो पॉज करके, ठीक है। और बाद में अभी देख रहे हैं टॉपिक नंबर 3.3। चलो इसको मैं रब कर रहा हूं, वीडियो पॉज करके लिख लेना, ठीक है। चलिए बच्चों, अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक करंट्स इन कंडक्टर्स। इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर्स मींस कंडक्टर्स जो होते हैं, आपको पता है कंडक्टर्स का मतलब क्या हुआ, जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, तो उसमें हम करंट का फ्लो करवा सकते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट्स, तो सबसे पहले करंट फ्लो करने के लिए हमें क्या चाहिए, चार्जेस चाहिए। तो नेचर में हमें फ्री चार्जेस कहां से मिलेंगे, तो नेचर में जो फ्री चार्जेस प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं आइनोस्फीयर में। आइनोस्फीयर एटमॉस्फेयर में सबसे ऊपर की तरफ होता है, आपको पता है। तो वो चार्जेस हम अपने डे टू डे लाइफ में यूज नहीं कर सकते। तो अगर हम डे टू डे लाइफ की बात करें, हमारे अर्थ की बात करें, तो यहाँ पे हमें फ्री चार्जेस कहाँ से मिलेंगे, तो फ्री चार्जेस को लेने के लिए उसको सबसे पहले हमें न्यूक्लियस के बारे में, एटम्स के बारे में, उसके स्ट्रक्चर के बारे में पता होना चाहिए। वो आप ऑलरेडी केमिस्ट्री में भी पढ़ रहे हैं, तो आपको पता होगा किसी भी एटम्स में सेंटर में होता है उसका न्यूक्लियस, जिसमें पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन होते हैं और चार्जलेस न्यूट्रॉन होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन होता है वो ऑर्बिट में घूमता रहता है, ठीक है ना। और अगर हमारे पास थोड़ा बहुत भी कोई मटेरियल है तो उसमें काफी सारी मात्रा में मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं।
मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल दूं कि मेरे पास अगर 1 ग्राम ऑफ वाटर प्रेजेंट है, 1 ग्राम ऑफ क्या है, वाटर, तो उसके अंदर होते हैं 10 टू द पावर 22 नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स उसमें प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो इतने सारे मोलिक्यूल्स है तो काफी सारा चार्ज प्रेजेंट है, मगर वो चार्ज हम डायरेक्टली नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? तो मान लीजिए यहाँ पे न्यूक्लियस में प्रोटॉन प्रेजेंट है और इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है। तो ऑर्बिट में रिवॉल्व क्यों कर रहा है? क्योंकि सेंटर की तरफ उसमें एक फोर्स लग रहा है, अट्रैक्शन फोर्स, क्योंकि वो खुद नेगेटिव है और प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। तो सीधा हमको फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो उधर से मिलने वाला नहीं है। ठीक है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमें कहां मिलेंगे? तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं कंडक्टिंग मटेरियल्स में होते हैं। ठीक है ना, उसके बारे में अभी हम बात करेंगे आगे। तो अगर हम बात करेंगे लिक्विड की, ठीक है, तो लिक्विड में आपको पता है इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन आता है। ठीक है ना, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, तो इसमें फ्री चार्जेस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, मान लीजिए आपके पास है सोल्ट, नमक, उसको आपने पानी में डाल दिया, तो नमक का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? NaCl। ठीक है, अगर ये दोनों सेपरेट हो जाएंगे तो हमारे पास पॉजिटिव Na आएगा, सोडियम, और क्लोरीन का एक नेगेटिव आयन हमको मिलेगा। तो ये फ्री चार्जेस हमको मिल सकते हैं, मगर ये कौन सा फॉर्म में होते हैं? लिक्विड फॉर्म में होते, प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और इसके बारे में हम पढ़ेंगे बैटरीज के अंदर, इस चैप्टर में आगे हमें पढ़ना है बैटरी, तो उसमें भी ये आयन के फॉर्म में जो चार्जेस रहेंगे उसको हम यूज करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया लिक्विड के फॉर्म में। तो ज्यादातर हम जो कंडक्टर यूज करते हैं वो कौन से फॉर्म में होता है? वो होता है सॉलिड फॉर्म में। कौन से फॉर्म में होता है? सॉलिड फॉर्म में। और अगर हम दूसरी बात अगर सोचे तो ये जो मॉलिक्यूल्स है वो आपस में बहुत ही कॉम्पैक्ट तरीके से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए रहते हैं, मगर जो कंडक्टिंग मटेरियल्स होता है, जो कंडक्टर्स होता है, मान लीजिए कॉपर है, ठीक है, तो कॉपर में काफी सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। तो उसको अगर हमने किसी एक डायरेक्शन में फ्लो करवा दिया तो हमें क्या मिल जाएगा? हमें मिल जाएगा करंट। समझ में आ रहा है ना? ठीक है ना? तो अभी हम अगर उसके बारे में सोचे तो मान लीजिए कि मेरे पास यहाँ पे एक सिलिंड्रिकल कंडक्टर मेरे पास प्रेजेंट है, तो इस सिलिंड्रिकल कंडक्टर्स में काफी सारे पॉजिटिव चार्ज भी प्रेजेंट होंगे। मान लीजिए ये सब पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स है, ठीक है, और काफी सारे नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स भी होंगे, काफी सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। तो मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन जो है वो रैंडमली कुछ वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, रैंडमली मूव कर रहा है। तो ये क्या करेगा? कुछ इलेक्ट्रॉन इस तरफ जा रहा है, कुछ इलेक्ट्रॉन जो है वो इस तरफ जा रहा है, कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो नीचे की तरफ जा रहा है, कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, सब रैंडमली मूव कर रहे हैं। तो ये जब मूव करेगा तो ये किसी भी आयन के साथ टकराएगा, इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ इसके साथ टकराया, और टकराने के बाद उसका जो वेलोसिटी है वो जो टकराने से पहले जो वेलोसिटी था उसी वेलोसिटी के साथ किसी दूसरी डायरेक्शन में फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। तो अगर हम किसी इस कंडक्टर के किसी भी क्रॉस सेक्शनल एरिया में अगर हम ऑब्जर्व करेंगे तो नेट जो इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा किसी भी डायरेक्शन में वो हो जाएगा 0। मान लीजिए कि 10 इलेक्ट्रॉन राइट साइड मूव कर रहे हैं तो 10 इलेक्ट्रॉन लेफ्ट साइड भी मूव करेंगे, 10 इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं तो 10 नीचे की तरफ भी मूव करेंगे। तो नेट चार्ज जो फ्लो करेगा वो कितना हो जाएगा? 0। हमने आगे अभी देखा नेट चार्ज किस तरह से निकालेंगे, फ्लो किस तरह से निकालेंगे। तो ये अगर आपको समझ में आ गया इतना, तो अगर मुझे जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है उसको किसी एक डायरेक्शन में मूव करना है तो मुझे उस पर कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? फोर्स लगाना पड़ेगा। समझ में आया? तो अगर मैं इसमें फोर्स लगाना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा? मान लीजिए ये जो एक सिलेंडर है तो इस सिलेंडर का ये जो रेडियस रहेगा तो उस तरह का मैं एक डाई इलेक्ट्रिक 2 डिस्क बनाऊंगा। कितना डिस्क बनाऊंगा? 2 डिस्क में बना लेता हूं। तो सबसे पहले मैंने एक डिस्क बना लिया इसी साइज का, ठीक है, और इधर रख दिया। डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल का है, कंडक्टिंग मटेरियल नहीं है। तो उसमें मैंने वहां पे पॉजिटिव चार्ज काफी सारे डाल दिए, ध्यान से समझना,
ठीक है, काफी सारे मैंने पॉजिटिव चार्ज रख लिए यहाँ पे इस डिस्क में, और मैंने एक दूसरा डिस्क ले लिया और सेम टू सेम डायमेंशन वाला, ठीक है, और इस डिस्क पे मैंने काफी सारे नेगेटिव चार्ज को इकट्ठा कर लिया, काफी सारे नेगेटिव चार्ज को इस डिस्क पे इकट्ठा कर लिया, ठीक है ना। और किसी तरह से मैंने इस डिस्क को इस कंडक्टर की इस साइड के साथ कांटेक्ट में रख दिया, ठीक है, किसी भी मटेरियल से मैंने इसको मान लो चिपका के रख दिया इधर, और इस डिस्क को मैंने यहां पे चिपका के रख दिया। तो एक्चुअल में क्या हुआ, इस कंडक्टर के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ। क्या जनरेट हुआ? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये वाला जो प्लेट है यहाँ पे काफी सारे पॉजिटिव चार्ज है, ये वाले प्लेट पे काफी सारे नेगेटिव चार्ज है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन रहेगा वो आपको पता है कहां से कहां होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो इस तरह से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। तो जैसे ही यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे जो रिवॉल्व कर रहे थे, ठीक है, रैंडमली, उसको किसी एक डायरेक्शन में उसको फोर्स लगेगा, और उस फोर्स की वजह से अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव टू नेगेटिव है तो आप मुझे बताइए इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में फ्लो करेंगे? वो खुद नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है तो वो जाएंगे, सभी इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इस तरफ मूव करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो कंडक्टर है, इस कंडक्टर का जो लेफ्ट हैंड साइड वाला पोर्शन है वो नेगेटिव, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन सब इकट्ठा हो जाएंगे, और उसी टाइम पे ये वाला जो सेक्शन है यहाँ पे सभी पॉजिटिव चार्ज जो है वो इकट्ठा होना चालू हो जाएंगे। समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूं? मगर ये जो टाइम पीरियड रहता है वो बहुत ही कम होता है। तो यहाँ पे करंट तो फ्लो करेगा मगर बहुत ही कम टाइम के लिए यहाँ पे करंट फ्लो करेगा, और बाद में जो है वो फ्लो बंद हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि जितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे वो सब इधर आ गए, ठीक है। तो यहाँ पे ये नेगेटिवली चार्ज प्लेट बन गया और यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज प्लेट बन गया, इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव कर गए, तो छोटा सा करंट यहाँ पे फ्लो हुआ कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए। मगर मुझे, अगर आप सोचिए कि अगर मुझे इलेक्ट्रॉन्स को कंटिन्यूअसली फ्लो करवाना है और मुझे इलेक्ट्रिक करंट चाहिए इस कंडक्टर में, तो मैं क्या करता हूं, मैं कुछ ऐसा सिस्टम बनाऊंगा कि यहां से ये जो पॉजिटिव चार्ज है और यहां से जो इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहां आ जाएंगे, तो कंटिन्यूअसली यहां पे मैं दूसरे पॉजिटिव चार्ज जो है कंटिन्यूअसली अगर मैं ला पाऊं किसी तरह से, तो ये जो फ्लो है वो कंटिन्यूअसली चालू रहेगा। और उसको हम पढ़ेंगे इसी चैप्टर में आगे, उसको मैं कर सकता हूं बैटरी की हेल्प से। कैसे मैं कर सकता हूं? बैटरी की हेल्प से मैं ऐसा सिस्टम बना सकता हूं जो कंटिन्यूअसली इस कंडक्टर में जितने भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसके ऊपर कंटिन्यूअसली कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स लगाएगा, और उस फोर्स की वजह से बैटरी की मदद से मैं कंटिन्यूअसली करंट को फ्लो करवा सकता हूं। सो ये हम इसी चैप्टर में आगे पढ़ने वाले, ठीक है। तो ये था टॉपिक नंबर 3.3 इलेक्ट्रिक करंट्स इन कंडक्टर्स। तो कंडक्टर्स में एक्सटर्नल फोर्स की मदद से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करके हम किसी भी कंडक्टर में करंट को फ्लो करवा सकते हैं। इतना आपको समझ में आ गया? लिक्विड में किस तरह से होता है? लिक्विड में होता है आयन की मदद से, आयन की हेल्प से, Na+Cl- आपने देखा, ठीक है। तो ये हो गया टॉपिक नंबर 3.3। अब हम देखेंगे ओहम्स लॉ, टॉपिक नंबर 3.4। चलिए बच्चों, अब हम देखते हैं टॉपिक नंबर 3.4 ओहम्स लॉ। तो आगे जो हमने थियरी पढ़ी उसमें हमने पढ़ा कि कंडक्टर्स में क्या होता है। अगर कंडक्टर्स सॉलिड है तो उसमें एटम्स जो है वो बहुत ही कॉम्पैक्ट होते हैं, तो उसमें कभी भी पॉजिटिव चार्ज फ्लो नहीं करता है, ठीक है ना। प्रोटॉन कभी भी अपनी जगह से नहीं हिलेंगे। तो उसमें जो करंट फ्लो करता है, तो करंट जो फ्लो होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन की हेल्प से। किसकी हेल्प से होता है? इलेक्ट्रॉन की हेल्प से। तो हम यहाँ पे जिस करंट की बात करेंगे वो डायरेक्शन जब हम करंट की देते हैं तो वो होती है कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ अ करंट। क्योंकि जब पहली बार इसका इन्वेंशन हुआ था तब साइंटिस्ट को पता नहीं था कि एक्चुअल में फ्लो क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज फ्लो हो रहा है, नेगेटिव। तो उन्होंने मान के चला
कि भाई पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहा है, तो वो भी सही है। किस तरह से सही है? मान लीजिए मैं अगर यहाँ पे ऐसा एज्यूम कर लूंगा कि 5 + 5 कूलम्ब चार्ज जो है वो राइट हैंड साइड पे फ्लो कर रहा है, समझ में आया? उसकी जगह पे मैं अगर ऐसा लिख दूं -5 कूलम्ब जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पे फ्लो कर रहा है, तो इन दोनों का मीनिंग सेम होगा यहाँ पे, ठीक है ना? तो अगर आपको दिखे कि +5 कूलम्ब चार्ज राइट हैंड साइड पे मूव कर रहा है, तो उसको आप लिख सकते हैं -5 कूलम्ब लेफ्ट साइड पे मूव कर रहा है, दोनों सेम हुआ। तो इसको हम कन्वेंशनल करंट के नाम से जानेंगे, और करंट की डायरेक्शन हम ऑलवेज पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन में रखेंगे, जहां पे पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहा है उसी डायरेक्शन, ठीक है ना? तो ये यहाँ पे एक्चुअल में मूव करते हैं इलेक्ट्रॉन, मगर जो हम करंट की डायरेक्शन दिखाते हैं वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो की ऑपोजिट डायरेक्शन में रहेगा कन्वेंशनल करंट में, ठीक है ना? अभी हम बात करते हैं ओहम्स लॉ की। तो जॉर्ज साइमन ओहम इन द ईयर ऑफ 1828 उन्होंने ओहम्स लॉ हमको दिया। तो ओहम्स लॉ क्या है? आपने ऑलरेडी 10th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा है। वोल्टेज और करंट के बीच का जो रिलेशन है, वोल्टेज इज प्रोपोर्शनल टू करंट, सो V इज प्रोपोर्शनल टू I। और अगर हम प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे और कांस्टेंट डालेंगे तो क्या आ जाएगा? V इज इक्वल टू IR, दैट इज कॉल्ड एज द ओहम्स लॉ। तो ओहम्स लॉ को हम समझते हैं। चलिए मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर इस तरह से एक स्लैब रखा हुआ है, ठीक है ना? ये वाला एक स्लैब है, रेक्टेंगुलर स्लैब दिख रहा है ना? बढ़िया। चलिए ये वाला एक रेक्टेंगुलर स्लैब है, इसका जो लेंथ है वो है स्मॉल l, ठीक है? और इसका जो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया आपको दिख रहा है वो है कैपिटल A। अगर मैंने इस स्लैब में, ये कंडक्टिंग मटेरियल का है स्लैब, और जो ओहम्स लॉ को फॉलो करता है, सो ओहम्स लॉ क्या बताता है हमको? ओहम्स लॉ बताता है वोल्टेज इज प्रोपोर्शनल टू I। तो ये आ जाएगा V इज इक्वल टू IR, वेयर R इज कॉल्ड एज अ रेजिस्टेंस। R को हम क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस, ठीक है? और रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? इसका यूनिट होता है ओहम, इन्होंने अपने नाम पे ही रख दिया। और इसका सिंबल क्या होता है? इसका सिंबल ये होता है, ठीक है? सो V इज इक्वल टू IR। तो मान लीजिए अगर इस रेक्टेंगुलर स्लैब में मैंने इन दोनों पॉइंट के बीच में अगर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दिया V, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस अगर मैंने V क्रिएट कर दिया, ठीक है ना? किस तरह से क्रिएट करेंगे? यहाँ पे एक बैटरी को ज्वाइन कर देंगे, बैटरी अभी पढ़ना बाकी है, और V वोल्टेज का बैटरी रख दिया, तो यहाँ पे कितना करंट फ्लो होगा ओहम्स लॉ के हिसाब से? तो यहाँ पे करंट जो फ्लो होगा वो होगा I के जितना करंट फ्लो होगा, ठीक है? तो इस केस में हमें रेजिस्टेंस कितना मिलेगा? इस केस में हमें रेजिस्टेंस मिलेगा R जितना। तो अगर मैं यहाँ से R को सब्जेक्ट बना लेता हूं, सो R इज इक्वल टू V/I आ जाएगा, ठीक है? अभी दूसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात, रेजिस्टेंस जो है वो वोल्टेज पे और करंट पे डिपेंडेंट नहीं है। फिर से, रेजिस्टेंस जो है वो वोल्टेज पे और करंट पे डिपेंडेंट नहीं है, वो मटेरियल के डायमेंशंस पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड्स करता है? मटेरियल के डायमेंशंस पे। और मटेरियल, कौन सा मटेरियल हम यूज करते हैं उस पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। समझ में आ गया इतना? पक्का? ठीक है ना? तो आगे बढ़ते। तो ये हो गया R इज इक्वल टू V/I। तो मान लीजिए अगर मैं इस तरह की दो स्लैब, ये हमारा पहला डायग्राम है, पहला वाला। अभी मैं दूसरा डायग्राम ले लेता हूं। इसमें मैं क्या करता हूं, इस तरह की दो आइडेंटिकल स्लैब, ठीक है ना, दो आइडेंटिकल स्लैब को मैं एक दूसरे से ज्वाइन कर देता हूं। थोड़ा टेढ़ा हो गया, ठीक है ना? इस तरह से मान लीजिए कि ये अभी आपको एक स्लैब दिख रहा है, इसको मैं दो में डिवाइड कर देता हूं। चलो, सेम टू सेम यहां से कट कर दिया, तो ये पहला वाला हो गया, ये दूसरा वाला स्लैब हो गया। इसका लेंथ भी है L और इस स्लैब का लेंथ भी है L, ठीक है? दोनों का लेंथ कितना है? L। क्रॉस सेक्शनल एरिया तो सेम टू सेम हमने रखा है, ठीक है ना? इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है? तो कि A है।
ठीक है। अभी मुझे क्या करना है, मुझे इन दोनों स्लैब में आई करंट फ्लो करना। दोनों स्लैब एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है, मुझे करंट फ्लो करना है आई। कितना फ्लो करना है आई। तो अगर एक स्लैब में करंट आई फ्लो करेगा तो दूसरी स्लैब में भी आई करंट ही फ्लो करेगा। तो अगर मुझे एक स्लैब में आई करंट फ्लो करवाना है तो मुझे पहली स्लैब में दोनों एंड पॉइंट के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस देना पड़ेगा, V जितना। और दूसरी स्लैब के दोनों पॉइंट के बीच में भी कितना पोटेंशियल देना पड़ेगा, V जितना। तभी उसमें आई करंट फ्लो होगा, वरना नहीं होगा। समझ में आया इतना? सच है? पक्का समझ में आ गया ना? तो यहाँ पे जो हमारा इक्वेशन बनेगा, मान लीजिए इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इस डायग्राम का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है इसको मैं बोल देता हूं आरसी। सो आरसी कितना आ जाएगा, वोल्टेज अपॉन करंट। तो यहाँ पे वोल्टेज कितना है, V प्लस V। तो यहाँ पे वोल्टेज है हमारा 2V अपन करंट। तो फ्लो सेम टू सेम करंट फ्लो होगा, वो होता है I। तो V अपॉन I कितना है, तो V अपॉन I होता है R। तो यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो गया, तो डबल हो गया। समझ में आया? So if the equivalent resistance is double, then what is the conclusion? Conclusion क्या निकला कि ये जो रेजिस्टेंस जो है, अगर हमने कंडक्टिंग मटेरियल का लेंथ बढ़ा दिया तो उसका रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। इतना हमें पता चला, ठीक है ना? तो मैं क्या लिख सकता हूं, यहां से मैं लिख सकता हूं रेजिस्टेंस R इज प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। इतना समझ में आ गया? पक्का? अभी ये दूसरा वाला डायग्राम है, इसको हम बोल देते हैं B। अभी हम तीसरा वाला डायग्राम बनाएंगे। चलिए यही वाला जो है इसको मैं ले लेता हूं रेक्टेंगल स्लैब को, और अभी मैं क्या करूंगा, इसको मैं बीच में से कट कर दूंगा। कहां से कट कर दूंगा, यहां से, ठीक है ना? लॉन्जिट्यूडनली कट कर दूंगा दो पोर्शन में। तो दोनों ये दो पार्ट हो गए, ये वाला पार्ट अलग और मान लीजिए नीचे वाला पार्ट जो है वो अलग, ये वाला अलग, ठीक है ना? तो यहाँ पे जो क्रॉस सेक्शनल एरिया बना वो कितना हो गया, आधा हो गया ना पहले से। और नीचे वाले का भी क्रॉस सेक्शनल एरिया तो आधा हो गया, मगर जो लेंथ है वो तो उतना ही है। लेंथ कितना है, L जितना ही है। ये वाला जो है ऊपर वाला ये पहला स्लैब, नीचे वाला दूसरा स्लैब। समझ में आया इतना? ठीक है। तो अगर मैं इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस दूंगा, तो मान लीजिए अगर मैं यहां पे V जितना पोटेंशियल डिफरेंस दे रहा हूं, तो दोनों स्लैब में जो करंट फ्लो होगा वो करंट दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि दोनों आइडेंटिकल स्लैब है। ठीक है, इसको मैंने लॉन्जिट्यूडनली कट किया है, तो दो आइडेंटिकल स्लैब है, तो दोनों में करंट क्या हो जाएगा, आधा आधा चला जाएगा। ठीक है, तो अगर आधा आधा करंट चला गया तो यहाँ पे अभी इक्वेशंस क्या बनेगा, यहाँ पे इक्वेशन क्या बनेगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का। इसको मैं अगर R डैश मान लू, तो यहाँ पे वोल्टेज तो मैंने दिया है V, मगर करंट कितना फ्लो हो रहा है I/2। तो ये 2 कहाँ आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 2V/I। तो ये तो देखो ये सेम टू सेम आ गया 2V/I, तो ये कितना हो गया 2R। तो तीसरे ये इससे हमें क्या पता चला, इससे हमें पता चला कि अगर मैंने एरिया आधा कर दिया तो रेजिस्टेंस कितना हो गया, डबल। सो जो रेजिस्टेंस है वो एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल में होता है। ठीक है, तो यहां से मैं लिख सकता हूं R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ अ कंडक्टर। तो अगर मैं इसको बोल दूं इक्वेशन नंबर 1, इसको बोल देता हूं इक्वेशन नंबर 2, तो दोनों को अगर हम कंबाइन करेंगे तो क्या आएगा फॉर्मूला, R इज प्रोपोर्शनल टू L/A। ठीक है, इतना समझ में आया यहां तक। दूसरी बात, अगर हमें प्रोपोर्शनलिटी को रिमूव करना है तो हमें कुछ कांस्टेंट डालना पड़ेगा, तो जो कांस्टेंट आएगा उसको हम बोलते हैं रो। ठीक है, तो ये हो जाएगा R इज इक्वल टू रो L/A, जहां यहां पे रो क्या होता है, रो होता है रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल। ठीक है, ये रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करता है, ये मटेरियल पे डिपेंड करता है। कौन सा मटेरियल आप यूज कर रहे हो उसके हिसाब से उसकी रेजिस्टिविटी चेंज होती रहेगी। ठीक है ना, ये होती है रेजिस्टिविटी। क्या होती है, रेजिस्टिविटी।
सो ये आ गया R इज इक्वल टू रो एल बाई ए। ठीक है, तो दूसरी बात यहां पे देखेंगे तो R इज इक्वल टू हमें मिला रो एल बाई ए, तो इसको हम डालते हैं, इसको हम बोल देते हैं, मान लीजिए V इज इक्वल टू आई आर वाला जो है ना, इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन नंबर ए, ऐसा बोल दो चलो। तो इसको मैंने डाल दिया इक्वेशन नंबर ए में, तो फाइनली मुझे क्या फॉर्मूला मिला, मुझे मिला V इज इक्वल टू आई, आर की जगह पे रो एल, और ये जो डिवीजन में ए है इसको मैं आई के नीचे रख देता हूं, आई बाई ए। तो ये क्या हो गया, करंट जो है वो एरिया से मैंने डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो ये हो जाएगा करंट डेंसिटी, इसको हम बोलेंगे करंट डेंसिटी, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं जे से। किसे रिप्रेजेंट करेंगे, जे से। ठीक है, तो ये हो गया जे इंटू रो इंटू एल। जे क्या है, जे होता है करंट डेंसिटी, और इसका यूनिट क्या रहेगा, इसका यूनिट आ जाएगा, जे का यूनिट क्या आ जाएगा, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, करंट डेंसिटी, ये करंट क्रॉस सेक्शनल एरिया में से एग्जैक्ट परपेंडिकुलर फ्लो होना चाहिए, क्योंकि करंट डेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर नहीं है। ठीक है ना, तो आप इसको याद रखना है, तो आप इस फॉर्मूले को अगर याद रखना चाहते हो तो इसके साथ आप कोस थीटा को जोड़ दो। अगर किसी क्रॉस सेक्शनल एरिया से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है तो एरिया वेक्टर भी उसी डायरेक्शन में आएगा और करंट भी उसी डायरेक्शन में आएगा, तो कोस 0 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूं? ठीक है ना, करंट पर यूनिट एरिया, इसको बोलते हैं करंट डेंसिटी, मगर एरिया के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही करंट फ्लो होना चाहिए। समझ में आ गया? मान लीजिए कि मैं आपको समझाता हूं, मान लीजिए ये मेरे पास एक क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ठीक है, और क्रॉस सेक्शनल एरिया का एरिया वेक्टर इस तरफ है, ठीक है ना, मगर यहां से जो करंट फ्लो हो रहा है ना, वो करंट मान लीजिए इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, आई, तो इन दोनों के बीच का एंगल जो आएगा वो कितना आएगा, थीटा। थीटा आएगा ना, समझ में आ रहा है ना? तो मुझे कौन सा करंट लेना है, मुझे एरिया वेक्टर के परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट करंट का लेना है। सो ये वाला कंपोनेंट लेना है, इसके दो कंपोनेंट हमें मिलेंगे ना, एक ये वाला एक ये वाला, तो ये वाला कंपोनेंट मुझे लेना है, तो इसे मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कोस थीटा से। ये आपने वेक्टर में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, ठीक है ना। तो जे जो है वो कौन सा क्वांटिटी है, जे एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, स्केलर नहीं है, जे करंट डेंसिटी। तो यहां तक समझ में आ गया पूरा। अगर मान लीजिए ये वोल्टेज मैं यहां पे लगा रहा हूं, तो इस सेक्शन को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो इसको वोल्टेज को मैं V इज इक्वल टू EL लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता, ये हमने ऑलरेडी चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय लेंथ कितना आ जाएगा, इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस V के हिसाब से आ जाएगा, V जितना। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं V की जगह पे EL इज इक्वल टू J इंटू रो इंटू L, सामने से LL कट हो जाएगा, बचेगा मेरे पास E इज इक्वल टू J इंटू रो, ठीक है। अगर मैं J को सब्जेक्ट बना लू और रो को इस साइड जाने दूं तो ये आ जाएगा E डिवाइडेड बाय रो, मगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक वेक्टर क्वांटिटी है और J भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर ये इसको मैं लिख सकता हूं सिग्मा E, क्या लिख सकता हूं, सिग्मा E, ये क्या आ गया दूसरा वाला, तो सिग्मा होता है, रो होती है रेजिस्टिविटी, सिग्मा होती है कंडक्टिविटी, क्या होती है, कंडक्टिविटी ऑफ अ मटेरियल, ये भी मटेरियल पे डिपेंड करती है। तो फाइनली अगर आपको एग्जाम में ओहम्स लॉ पूछा जाएगा तो आपको यहां तक पूरा डेरिवेशन करना है, सिग्मा इंटू ई तक वाला, ठीक है ना, समझ में आ गया? तो प्यारे बच्चों, आज का लेक्चर हम यहां पे खत्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इसके बाद वाले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।